60 क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला विकल्प है कि सन 1900 में, सन 1857 में, सन 1957 में, सन 1937 में। तो आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब जो है सन 1957 ईस्वी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निबंध संग्रह की बात करें इनकी तो आलोक पर्व है 1972 ईस्वी पर सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सा आलोक पर्व में इन्हें 1972 ईस्वी में सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 61 क्वेश्चन है कि हिंदी में पद के कितने भेद या प्रकार होते हैं। 7 भेद या प्रकार होते हैं, 5, 6 या 4। तो इसका सही जवाब है कि हिंदी में पद के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार होते हैं। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब कोई सार्थक शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। हिंदी में पद के 5 भेद माने जाते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। तो हिंदी में पद के कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो हमने बताया 5 प्रकार भेद या प्रकार होते हैं। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। हिंदी में पद के 5 भेद माने जाते हैं। हमने बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो दुर्भाग्य नहीं है, या कर्तनी नहीं है, या कुमति नहीं, या अचेत नहीं है। तो ये इसका सही जवाब भी है। कर्तनी जो है ये उपसर्ग का बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बल्कि दुर्भाग्य, कुमति, अचेत ये सभी हैं। तो देखिए, जबकि दुर्भाग्य में क्या है? दुर उपसर्ग है, कुमति में कु उपसर्ग है और अचेत में आ उपसर्ग है। 63 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो डकैत, देखकर, भुलाया या अवकाश। तो इसमें डी सही है। अवकाश जो है ये प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, बल्कि डकैत, देखकर और भुलाया ये सभी जो है प्रत्यय से बने शब्द हैं। तो अवकाश शब्द उक्त विकल्पों में से प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं, बल्कि यह उपसर्ग से बना हुआ जो है शब्द है। कौन सा? तो अवकाश। जबकि देखकर, डकैत और भुलावा शब्द प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। 64 क्वेश्चन है कि निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं। निराला जो है किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? इसका ये उत्तर बताना है कि निराला जो है किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं। कृष्ण को, विवेकानंद को, अरविंद को, राजा राम मोहन राय को। तो इसका सही जवाब भी है विवेकानंद जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अध्यात्म गुरु हैं। कौन है? विवेकानंद। निराला जो है स्वामी विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। निराला स्वामी विवेकानंद के नव हिंदूवाद या नव्य वेदांत दर्शन को अपनाया। निराला जो है स्वामी विवेकानंद के नव हिंदूवाद या नव्य वेदांत दर्शन को अपनाया। विवेकानंद पर देवी तुम्हें मैं क्या दूं, देवी तुम्हें मैं क्या दूं और एक बार बस और नाच तू श्यामा कविता लिखी है। विवेकानंद पर इन्होंने क्या लिखी? देवी तुम्हें मैं क्या दूं। इनकी रचना है देवी तुम्हें मैं क्या दूं और एक बार बस और नाच तू श्यामा कविता जो है लिखी है। किसने? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? तो विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। निराला जो है स्वामी विवेकानंद के नव हिंदुत्ववाद या नव्य वेदांत दर्शन को अपनाया। विवेकानंद पर देवी तुम्हें मैं क्या दूं और एक बार बस और नाच तू श्यामा कविता लिखी है।
65 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया के भेद का सही विकल्प है। तो क्रिया के भेद का सही विकल्प बताना है। दीपा खाना खाने के बाद क्या टहलती है? दीपा खाना खाने के बाद टहलती हैं। तो इसमें सही क्या है? नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या कर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया है इसमें? कि दीपा खाना खाने के बाद जो है टहलती है। तो ये जो है पूर्वकालिक क्रिया है। दीपा जो है खाना खाने के बाद टहलती है, यह क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। शेष अन्य विकल्प जो है असंगत है। अब पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण जो है दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उक्त उदाहरण में खाना खाने जो है पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि खाने की क्रिया के साथ ही टहलने की क्रिया का बोध होता है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। 66 क्वेश्चन है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से आपको शब्दों के कितने भेद हैं ये बताना है। तो 4 प्रकार के उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। यथा अगर देखें तो पहला नंबर तत्सम आता है इसमें, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द आते हैं। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र हो गया, खरपर हो गया, उष्ण हो गया, शलाका, त्वरित आदि ये सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं। तद्भव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग हो गया, फूल हो गया, पौधा, मोर, नाव, ये सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं। देशज किसे कहते हैं? देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। जैसे चिड़िया हो गया, खिचड़ी हो गई, पगड़ी हो गई, खखरा हो गया, ठुमरी आदि ये सभी जो है देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द क्या है? विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कीमत हो गया, खूब हो गया, ईमा हो गया आदि ये सभी विदेशी शब्द हैं। तो 67 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होगा? क्षुद्र का विलोम शब्द दंड होगा या निंदा होगा, श्याम होगा या विशाल होगा? तो आपको क्षुद्र का विलोम शब्द बताना है। तो क्षुद्र का जो है विलोम जो होगा ये डी सही है, विशाल होगा। विशाल शब्द दिए गए शब्द क्षुद्र का विलोम शब्द है। निंदा की बात करें तो निंदा की विलोम शब्द स्तुति होगी और श्याम का श्वेत होगा, दंड का क्षमा होगा, योग का वियोग होगा, विवाद का निर्विवाद, लुप्त का व्यक्त होगा, भौतिक का आध्यात्मिक होगा। तो क्षुद्र का विलोम शब्द बताना है। तो क्षुद्र का हमने बताया विशाल होता है जो है विलोम, और निंदा का स्तुति होता है, श्याम का श्वेत, दंड का क्षमा, योग का वियोग, विवाद का निर्विवाद, लुप्त का व्यक्त, भौतिक का आध्यात्मिक विलोम शब्द होता है। 68 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं? तो चिल्लाहट या गढ़ंत या खजांची या निहाल। तो इसमें से सही जो जवाब है ये डी है, निहाल जो है ये प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं, बल्कि चिल्लाहट और गढ़ंत और खजांची ये सभी प्रत्यय से बने शब्द हैं। निहाल शब्द प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं। चिल्लाहट में जो है आहट प्रत्यय है, गढ़ंत में अंत प्रत्यय है, खजांची में ची प्रत्यय है, जबकि निहाल जो है नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन 69 क्वेश्चन है कि आत्माराम प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम कौन है? प्रेमचंद की जो है आत्माराम कहानी है, प्रेमचंद की है, और इस कहानी में आत्माराम कौन है? घोड़ा है, तोता है, बिल्ली है या कबूतर है? तो प्रेमचंद की एक कहानी आत्माराम है। कहानी में आत्माराम कौन है? घोड़ा है, तोता है, बिल्ली है या कबूतर है? तो इसका सही जवाब बी है, तोता है ये। आत्माराम कौन है? तो तोता है आत्माराम। प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम क्या है? तोता है। आत्माराम कहानी में प्रेमचंद ने एक सुनार महादेव के जीवन का उल्लेख किया है।
आत्माराम कहानी में क्या किया, प्रेमचंद ने एक सुनार महादेव के जीवन का उल्लेख किया है और इसी महादेव को नायक बनाकर उसके माध्यम से स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक विपन्नता अर्थात दरिद्रता व साधनहीनता अनेक बुराइयों व परेशानियों के कारण है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय, और उर्दू नाम क्या था, नवाब राय। तो अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो धनपत राय है और उर्दू नाम पूछा जाए तो नवाब राय है। इनका पहला कहानी संग्रह की बात करें तो सन 1908 ईस्वी में सोजे वतन, जिसमें 5 कहानियाँ संकलित थी। तो इनका पहला कहानी संग्रह जो है 1908 ईस्वी में सोजे वतन, जिसमें 5 कहानियाँ संकलित थी और इनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन इसी संग्रह में छपी और इनकी अंतिम कहानी जो है कफन है 1936 ईस्वी। तो पहला कहानी संग्रह सन 1908 ईस्वी में सोजे वतन, जिसमें 5 कहानियाँ संकलित थी। इनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन इसी संग्रह में छपी और इनकी अंतिम कहानी जो है कफन 1936 ईस्वी है। प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियाँ हैं, जिसे उनके पुत्र जो है अमृत राय ने मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में संकलित किया। तो प्रेमचंद की लगभग कितनी कहानियाँ हैं, 300 कहानियाँ हैं, जिसे उनके पुत्र जो है अमृत राय ने मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में संकलित किया। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। तो प्रेमचंद क्या लिखते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। तो ये प्रेमचंद लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम कौन है। तो प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में आत्माराम जो है तोता है, हमने बताया। आत्माराम कहानी में प्रेमचंद ने एक सुनार महादेव के जीवन का उल्लेख किया है और इसी महादेव को नायक बनाकर उसके माध्यम से स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक विपन्नता अर्थात दरिद्रता व साधनहीनता अनेक बुराइयों व परेशानियों के कारण है। प्रेमचंद का हमने वास्तविक नाम धनपत राय और उर्दू नाम नवाब राय। इनका पहला कहानी संग्रह हमने बताया सन 1908 ईस्वी में सोजे वतन, जिसमें 5 कहानियाँ संकलित थीं। इनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन इसी संग्रह में छपी और इनकी अंतिम कहानी जो है कफन है 1936 ईस्वी। प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियाँ हैं, जिसे उनके पुत्र जो है अमृत राय ने मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में संकलित किया। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो उत्सर्ग का जो है सही विकल्प कौन सा नहीं है। उत्सर्ग का विकल्प त्याग, समाप्ति, न्यौछावर। तो ये जो है ये उत्सर्ग का सही विकल्प नहीं है, विकल्प जो है ये सही नहीं है, बल्कि त्याग होगा उत्सर्ग का, समाप्ति, न्यौछावर। उत्सर्ग शब्द दिए गए शब्द विकल्प का अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प नहीं। विकल्प के अनेकार्थक शब्द की बात करें तो विकल्प के अनेकार्थक शब्द जो है व्याकुल है, विह्वल है, बेचैन है, खंडित, हीन आदि होंगे। तो विकल्प के अनेकार्थक शब्द क्या होंगे, व्याकुल, विह्वल, बेचैन, खंडित और व्याकुल, विह्वल, बेचैन। विकल्प का व्याकुल, विह्वल, बेचैन और खंडित, हीन आदि विकल्प के अनेकार्थक शब्द हैं, बल्कि त्याग, समाप्ति, न्यौछावर ये नहीं है अनेकार्थक शब्द। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो प्रवाद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, जनश्रुति या किंवदंती या प्रतिहारी या अफवाह। प्रवाद का जो है कौन सा इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं। तो सी जो है प्रतिहारी शब्द जो है प्रवाद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अन्य विकल्प जो है सत्य है। तो प्रतिहारी जो है ये प्रवाद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि जनश्रुति अगर बात करें प्रवाद की, जनश्रुति जो है ये पर्यायवाची है, किंवदंती भी पर्यायवाची है प्रवाद का, अफवाह भी प्रवाद की पर्यायवाची है। तो जनश्रुति, किंवदंती, अफवाह ये सभी प्रवाद के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। कौन कौन से, जनश्रुति, किंवदंती, अफवाह प्रवाद के पर्यायवाची। प्रतिहारी का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो प्रतिहारी का
पर्यायवाची शब्द द्वारपाल होगा, प्रहरी होगा, पहरेदार, दरबान, चौकीदार और रखवाला। ये जो है प्रतिहारी का पर्यायवाची है। और प्रवाद का जनश्रुति, किंवदंती, अफवाह। प्रतिहारी का द्वारपाल, प्रहरी, पहरेदार, दरबान, चौकीदार, रखवाला आदि जो है प्रतिहारी का पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये 71 क्वेश्चन था। 72 क्वेश्चन है कि अस्क किस साहित्यकार का उपनाम है। अस्क जो है किस साहित्यकार का उपनाम है। अज्ञेय का है, उपेंद्र नाथ, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद। तो उपेंद्र नाथ का जो है अस्क उपेंद्र नाथ का उपनाम है। जबकि आनंदी लाल की मूल नाम आनंदी लाल और उपनाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम क्या है, आनंदी लाल है। अगर प्रेमचंद की बात करें तो जो है धनपत राय है, ठीक है, मूल नाम इनका धनपत राय प्रेमचंद का। अज्ञेय की बात करें तो इनका मूल नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। ये अज्ञेय का मूल नाम है। तो जैनेन्द्र की बात करें तो इनका मूल नाम जो है जैनेन्द्र कुमार का आनंदी लाल है। और प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय, अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। 73 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। खाने के स्वाद में कुछ कमी है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। खाने के स्वाद में कुछ कमी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि खाने के स्वाद में कुछ कमी है। खाने के स्वाद में कुछ कमी है। तो खाने के स्वाद में कुछ कमी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। तो हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, कुल 11 सर्वनाम है। जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा नंबर निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो खाने के स्वाद में कुछ कमी है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। खाने के स्वाद में कुछ कमी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम भेद। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 74 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, गृहस्थ होगा, सामूहिकता होगा, या निंद होगा, या व्यष्टि। समष्टि का विलोम, तो समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। डी सही है। समष्टि शब्द का विलोम शब्द व्यष्टि है, जबकि अन्य विकल्प जो है असंगत हैं। गृहस्थ का विलोम शब्द सन्यासी होगा, ब्रह्मचारी होगा। गृहस्थ का विलोम है गृहस्थ का सन्यासी और ब्रह्मचारी। सामूहिकता का विलोम शब्द वैयक्तिकता है। सामूहिकता का विलोम क्या है, वैयक्तिकता। निंद का जो है निंदा की प्रशंसा है। और गृहस्थ का सन्यासी, ब्रह्मचारी, सामूहिकता का वैयक्तिकता और निंदा का प्रशंसा और समष्टि का व्यष्टि। 75 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही पदबंध के भेद का विकल्प है। वह जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, सर्वनाम पदबंध, यह संज्ञा पदबंध है। तो इसका सही जवाब क्रिया विशेषण पदबंध है कि वह बहुत धीरे धीरे चलता है। तो वह बहुत धीरे धीरे चलता है या एक क्रिया विशेषण पदबंध है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद जो है परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहलाते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद जो है परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाते हैं। तो यह डॉक्टर हरदेव बाहरी
कहते हैं। तो वह बहुत धीरे धीरे चलता है। यह एक क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। पदबंध के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। पहला नंबर संज्ञा पदबंध है, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा क्रिया पदबंध, चौथा विशेषण पदबंध, पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध, छठवां संबंध बोधक पदबंध और सातवां समुच्चय बोधक पदबंध और आठवां जो है विस्मयादि बोधक पदबंध। तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, क्रिया पदबंध, विशेषण क्रिया विशेषण पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध, विस्मयादि बोधक पदबंध। 76 क्वेश्चन है। एक निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प है। कृत और कृत। तो कृत और कृत का सही अर्थ क्या है? उलट फरे या थकावट या गढ़ा हुआ या सब किनारा या किया हुआ या खरीदा हुआ। तो कृत और कृत का अर्थ क्या होगा? शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब है डी कि कृत का अर्थ होगा किया हुआ। कृत का अर्थ क्या होगा? किया हुआ। और कृत का अर्थ होगा खरीदा हुआ। तो कृत का अर्थ है किया हुआ और कृत का अर्थ खरीदा हुआ। किया हुआ और खरीदा हुआ विकल्प दिए गए शब्द युग्म का सही विकल्प है, जबकि शेष अन्य विकल्प जो है असंगत है। तो कृत का अर्थ किया हुआ होगा और कृत का अर्थ क्या होगा? खरीदा हुआ। 77 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए एक अर्थक शब्द का सही विकल्प है। तो एक अर्थक शब्द का सही विकल्प बताना है कि अनुज जो है यह बड़ा भाई, हठ या छोटा भाई या बिरल किसे कहते हैं? तो अनुज जो है सी सही है, इसका छोटा भाई है। छोटा भाई विकल्प दिए गए एक अर्थक शब्द जो है अनुज का सही विकल्प है, जबकि अग्रज का क्या होगा? बड़ा भाई। अग्रज मतलब बड़ा भाई। हठ मतलब आग्रह और बिरल मतलब दुर्लभ। तो अग्रज बड़ा भाई, हठ आग्रह, बिरल दुर्लभ और अनुज जो है छोटा भाई। अगला क्वेश्चन है कि 78 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें से उपसर्ग से कौन सा विकल्प सही नहीं है बने? तो उदर, दरकार, बावजूद और पियक्कड़। तो इसमें से उपसर्ग से बने शब्द कौन सा नहीं है विकल्प? तो डी सही है। पियक्कड़ जो है ये उपसर्ग से बने शब्द नहीं है, बल्कि उदर, दरकार और बावजूद ये सभी जो हैं उपसर्ग से बने शब्द हैं। पियक्कड़ शब्द उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं। पी धन अक्कड़ बराबर पियक्कड़ होता है। पी धन अक्कड़ बराबर पियक्कड़, अतः पी मूल शब्द है और अक्कड़ जो है प्रत्यय है। पी क्या है? मूल शब्द है और अक्कड़ यह क्या है? प्रत्यय है। 69 क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का मूल नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। तो आपको बताना है वैद्यनाथ मिश्र जो है किस लेखक व कवि का मूल नाम था? रामचंद्र शुक्ल का या नागार्जुन का, निर्मल वर्मा का, जैनेन्द्र का। तो इसका सही जवाब है नागार्जुन का जो है वैद्यनाथ मिश्र जो है मूल नाम था। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम था। नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में तरौनी, दरभंगा, बिहार में हुआ था। गांव में इन्हें जो है ठक्कन मिसिर नाम से बुलाते थे। गांव में इन्हें क्या बुलाते थे? ठक्कन मिसिर नाम से बुलाते थे। मैथिली में यात्री नाम से लिखी थी इन्होंने, मैथिली में यात्री नाम से लिखी थी। और रामविलास शर्मा इन्हें आधुनिक कबीर कहा है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? इन्हें आधुनिक कबीर कहा है। इनकी निम्न रचनाएं हैं। युगधारा है 1953 ईस्वी, प्रेत का बयान है 1957 ईस्वी और प्यासी पथराई आँखें हैं 1962 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ हैं 1974 ईस्वी, रत्नगर्भा है 1984 ईस्वी, हजार बालों वाली 1981 ईस्वी, बादल को घिरते देखा ये लंबी कविता है। तो युगधारा 1953 ईस्वी, प्रेत का बयान 1957 ईस्वी, प्यासी पथराई आँखें 1962 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ जो हैं 1974 ईस्वी, रत्नगर्भा 1984 ईस्वी, हजार बालों वाली 1981 ईस्वी, बादल को घिरते देखा लंबी कविता है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि वैद्यनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का मूल नाम था? तो नागार्जुन का मूल नाम था। नागार्जुन का जन्म जो है सन 1911 ईस्वी में तरौनी, दरभंगा, बिहार में हुआ था। गांव में इन्हें ठक्कन मिसिर नाम से बुलाते थे। मैथिली में यात्री नाम से लिखी। और रामविलास शर्मा ने इन्हें आधुनिक कबीर कहा है। इनकी निम्न रचनाएं हैं युगधारा 1953 और प्रेत का बयान
1957, प्यासी पथराई आँखें 1962 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ 1974 ईस्वी, रत्नगर्भा 1984 ईस्वी, हजार बालों वाली 1981 ईस्वी, बादल को गिरते देखा लंबी कविता। अगला क्वेश्चन है 80 के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए एक अर्थक शब्द का सही विकल्प है। तो आसक्ति का एक अर्थक शब्द का सही विकल्प क्या है? गहरी चाह या विरक्ति या श्रेष्ठ या बुराई। तो आसक्ति एक अर्थक शब्द का सही विकल्प है कि गहरी चाह। गहरी चाह जो है आसक्ति का सही विकल्प है। आसक्ति का एक अर्थक शब्द गहरी चाह है, जबकि अन्य सभी विकल्प जो है असंगत हैं। तो आसक्ति जो है गहरी चाह। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। तो हमारे प्रिय सही है या प्रिय नेता, या हमारे प्रिय नेता थे या महात्मा गांधी। तो इसमें विधेय का सही विकल्प पहचानना है। तो महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे, हमारे प्रिय या प्रिय नेता, या हमारे प्रिय नेता थे या महात्मा गांधी। तो इसका सी सही विकल्प है। इसमें विधेय जो है ये हमारे प्रिय नेता थे। हमारे प्रिय नेता थे, ये क्या है? विधेय है। वाक्य में विधेय का सही विकल्प है हमारे प्रिय नेता थे। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे विराट कोहली बहुत अच्छा खिलाड़ी है, में उद्देश्य क्या है? तो विराट कोहली है, विधेय बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो उद्देश्य क्या है? विराट कोहली, और विधेय क्या है? बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो ये विधेय है। 82 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो वह मुझसे कहता है कि मेरी लिखावट अच्छी नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो। डी है कि जहाज जो है क्षतिग्रस्त हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। तो डी सही है इसका जो संयुक्त वाक्य है। तो इसमें डी सही है कि जहाज जो है क्षतिग्रस्त हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में जो है योजकों, जैसे या हो गया, वह हो गया, अथवा और किंतु, इसलिए, परंतु, लेकिन, तथा, पर, एवं आदि से जुड़े होते हैं। तो इसमें जहाज क्षतिग्रस्त हो गया पर जो है यात्रियों को बचा लिया गया। तो ये जो है योजक शब्द हैं। 83 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो मेरा मित्र आया है, जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही हम टहलने निकल गए, बाहर बहुत सर्दी है, कोट पहन लो, खाना खत्म करो और सो जाओ। तो इसमें से मिश्र वाक्य बताना है। तो बी सही है। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही हम टहलने निकल गए। तो जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे हम टहलने निकल गए, ये क्या है? वाक्य मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख्य वाक्य जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, सहायक वाक्य क्या है? हम टहलने निकल गए। तो जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई मुख्य वाक्य है, और सहायक वाक्य क्या है? हम टहलने निकल गए। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिस वाक्य में दो कर्ता तथा एक क्रिया हो, जिस वाक्य में एक कर्ता तथा अनेक क्रिया हो, जिस वाक्य में विधेय विशेषण युक्त हो। तो इसका सही जवाब ए है कि सरल वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आसमान में काले बादल छा गए हैं। तो विधेय का सही विकल्प चुनना है कि आसमान में काले बादल जो है छा गए हैं। तो काले बादल छा गए हैं, या काले बादल, या छा गए हैं, या बादल छा गए हैं। तो इसका सही जवाब जो है काले बादल छा गए हैं, जो है आसमान में काले बादल छा गए हैं। तो विधेय क्या है? कि काले बादल छा गए हैं। वाक्य में विधेय जो है काले बादल छा गए हैं। वह शब्द या वाक्य जिसके द्वारा किसी के संबंध में कुछ कहा जाए। व्याकरण में वाक्य के दो मुख्य भाग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता, वह उद्देश्य कहलाता है, और जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता, वह उद्देश्य कहलाता है, और जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो आसमान में काले बादल छा गए हैं, तो काले बादल छा गए हैं, ये क्या है? विधेय है। 86 क्वेश्चन है, एक वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, अनुच्छेद, पद या वर्ण। तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सी सही जवाब है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को
जो है पद कहते हैं। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि भी योग्यता रखने वाले वर्णों के समूह पद कहलाता है। पद जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर संज्ञा होता है, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय होता है। 87 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो यह हमारी जगह है। यह क्या है? हमारी जगह है। तो ये निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। यह क्या है? हमारी जगह है। तो इसका सही जवाब जो है बी है, निश्चयवाचक सर्वनाम है कि यह हमारी जगह है। जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से इन्हें 6 भागों में विभाजित किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें वाचक शब्द क्या है? यह है, वह है, ये वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा है, इसमें वाचक शब्द क्या आता है? कोई, कुछ, किसी को, कोई, कुछ, किसी को। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या वाचक शब्द है? कौन, क्या, कैसे, कब। कौन, क्या, कैसे, कब। संबंधवाचक सर्वनाम में वाचक शब्द जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। निजवाचक सर्वनाम में वाचक शब्द जैसे आप हो गया, निज हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, स्वतः आदि, ये सभी निजवाचक सर्वनाम है। तो यह हमारी जगह है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, भी सही है। 88 क्वेश्चन है कि जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अनुमति बोधक या समाप्ति बोधक या अवकाश बोधक या नित्यता बोधक। तो क्या कहते हैं? जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब जो है बी है कि समाप्ति बोधक कहते हैं। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समाप्ति बोधक कहते हैं। क्रिया कहते हैं जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना हो गया, खाना, पीना आदि। समाप्ति बोधक क्रिया जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो। जैसे वह खा चुका है, तो धातु के आगे चुकना जो है जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया बनते हैं। तो वह क्या खा चुका है। अनुमति बोधक क्रिया किसे कहते हैं? जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है, बोध हो। जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, ये क्या है? अनुमति बोधक क्रिया है। अवकाश बोधक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो। जैसे यह मुश्किल से सोने पाया, वह मुश्किल से सोने पाया, तो यह अवकाश बोधक क्रिया है। नित्य बोधक क्रिया किसे कहते हैं? जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो। नित्य बोधक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो। जैसे हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, तो ये सभी नित्य बोधक क्रिया हैं। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। तो क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प बताना है कि मुझे आज ही वह कार्य पूरा करना है। मुझे आज ही वह कार्य पूरा करना है। तो ये कालवाचक है या प्रमाणवाचक या स्थानवाचक या रीतिवाचक। तो मुझे आज ही वह कार्य पूरा करना है, ये जो है कालवाचक जो है क्या है? क्रिया विशेषण है। मुझे आज ही वह कार्य पूरा करना है, दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प जो है कालवाचक है, जबकि शेष अन्य विकल्प जो है असंगत हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 5 या 3 या 2। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला नंबर सरल या साधारण वाक्य, दूसरा नंबर मिश्र वाक्य और तीसरा नंबर संयुक्त वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। पहला नंबर विधिवाचक, दूसरा नंबर निषेधवाचक, तीसरा नंबर आज्ञावाचक, चौथा नंबर प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक और छठवां नंबर संदेहवाचक और
7वां नंबर इच्छावाचक और 8वां संकेतवाचक। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन सा? सरल या साधारण वाक्य, दूसरा नंबर मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। और अर्थ के अनुसार अगर पूछा जाए तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। 91 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। तो सफलता भाववाचक संज्ञा का भेद नहीं है, या उत्तराई या पांडित्य या लेख। तो इसमें गलत जवाब जो है लेख है, कि लेख शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है, बल्कि सफलता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, उत्तराई जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है, और पांडित्य जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो सफलता, उत्तराई और पांडित्य ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा जिसका तात्पर्य है सम्यक ज्ञान कराने वाले। जो शब्द किसी व्यक्ति हो गया, प्राणी हो गया, गुण, विचार, भाव, स्थान, स्थिति के नाम का ज्ञान कराता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो क्या बताया? सम्यक ज्ञान कराने वाला। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, गुण, विचार, भाव, स्थान, स्थिति के नाम का ज्ञान कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। पहला नंबर जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा गुणवाचक और चौथा भाववाचक और 5वां जो है द्रव्यवाचक। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या दशा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या दशा अथवा व्यापार का बोध होता है। जैसे लंबाई हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ और चाल। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार। तो इनमें विकल्प में सफलता भी भाववाचक संज्ञा है, उत्तराई भी भाववाचक संज्ञा है और पांडित्य भी भाववाचक संज्ञा है। 92 क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे क्या कहलाते हैं? तो प्रयोगानुसार जो है परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे पदबंध कहते हैं, विकारी शब्द या पद या विकारी शब्द कहते हैं। तो इसका भी सही जवाब है, विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द जो है लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि से रूपांतरित होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि से रूपांतरित होते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। जैसे लड़का जाता है, दूसरा नंबर लड़की जाती है, ये क्या है? तो इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, विकारी शब्द है। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि आते हैं अभिकारी शब्द में। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि आते हैं। जैसे वह अभी आएगा, ये क्या है? अभिकारी शब्द है। वह अभी आएगा, वह अभी आएगी। पदबंध किसे कहते हैं? जब 2 या अधिक शब्द पद, नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति या समाज का उत्थान अनुशासन पर निर्भर है, ये क्या है? पदबंध है। किसी व्यक्ति या समाज का उत्थान अनुशासन पर निर्भर है तो ये क्या है? पदबंध है। तो प्रश्न क्या था कि जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि से रूपांतरित होते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। जैसे लड़का जाता है और लड़की जाती है। 93 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। तो मुझे कल गुजरात जाना है। दूसरा नंबर है कि जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उन्हीं की मदद करता है। सी है कि दीपक ने भोजन कर लिया। और डी है कि इसकी तलाशी लो और सामान मिल जाएगा। तो इसका संयुक्त वाक्य सही जवाब है कि इसकी तलाशी लो और सामान जो है मिल जाएगा। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल
संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य जो है लंबे और आपस में उलझे होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला नंबर सरल वाक्य, दूसरा नंबर मिश्र वाक्य और तीसरा नंबर संयुक्त वाक्य। तो अगला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय के अंग क्या है? तो उद्देश्य और विधेय के अंग वाक्य है या वाक्यांश है या शब्द है या रचना? तो उद्देश्य और विधेय के अंग जो हैं ये वाक्य है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के जो हैं अंग हैं। किसके अंग हैं? वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को जो है वाक्य कहा जाता है। वाक्य के सार्थक समूह में ही उद्देश्य और विधेय अलग अलग होता है। वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग हैं, पहला नंबर उद्देश्य और दूसरा नंबर विधेय। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता वह उद्देश्य कहलाता है, जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे विराट कोहली बहुत अच्छा खिलाड़ी है, में उद्देश्य जो है विराट कोहली, विधेय जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि 95 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। 1 लीटर जो है दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। तो इसमें जो है विशेषण का भेद कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? तो 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती। तो ये जो है निश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की मात्रा अथवा परिमाण, नाप तोल का बोध होता है। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की मात्रा अथवा परिणाम, नाप तोल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके 2 भेद होते हैं, पहला नंबर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा नंबर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या आता है? 1 आता है और 2 आता है, 3 आता है, आदि आते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा, बहुत, काफ़ी, कुछ, आदि ये सभी जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक में विशेषण में तो 1 लीटर दूध मिल जाता तो खीर बन जाती, ये सही जवाब है। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। तो इसमें से आपको उद्देश्य का सही विकल्प पहचानना है। तो शेर ने भूख से या भूख से तड़पते या शेर ने भूख से तड़पते या शेर ने। तो इसका सही विकल्प जो है शेर ने जो है ये क्या है? उद्देश्य है। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। उद्देश्य का सही विकल्प जो है शेर ने। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता उद्देश्य कहलाता है और जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में शेर के संबंध में कहा जा रहा है, अतः शेर जो है उद्देश्य है। 97 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है भाववाचक संज्ञा? सामीप्य, विक्री या जीना या ऊपरी। तो सी सही जवाब है। जीना जो है ये भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। सामीप्य जो है ये भाववाचक है, सामीप्य। विक्री भी भाववाचक है, ऊपरी भी भाववाचक है। तो जीना शब्द भाववाचक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, गुण, विचार, भाव, स्थान के नाम का ज्ञान कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। वैयाकरण संज्ञा के जो है 5 भेद मानते हैं। पहला नंबर है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो विक्री और सामीप्य, ऊपरी। 98 क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो सीमांत जो है, सीमांत का संधि विच्छेद क्या होगा? सी धनमांत या सीमा धन अंत या सी धन अंत या सीमाम धन ता। तो इसका सही जवाब जो है बी है। सीमांत का जो संधि विच्छेद होगा सीमा धन अंत बराबर सीमांत होगा। सीमा धन अंत बराबर क्या होगा? सीमांत होगा। संधि विच्छेद का विकल्प जो है सीमा धन अंत है। यह जो है स्वर संधि है। यह कौन सी संधि है? स्वर संधि है।
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। पहला नंबर स्वर संधि है, और दूसरा नंबर व्यंजन संधि, और तीसरा नंबर विसर्ग संधि। तो सीमांत जो है, सीमा धन अंत बराबर सीमांत, और यह क्या है, स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। खेल खत्म करो और सो जाओ, ठीक से खाना खाओ और तंदुरुस्त रहो, बच्चे को एक खिलौना चाहिए था और वह उसे मिल गया, शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है। शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है। तो इसका जो है मिश्र वाक्य को पहचानना है, तो डी सही है कि शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है, ये जो है मिश्र वाक्य है। जबकि खेल नहीं, शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है, वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। जबकि जो है खेल खत्म करो और सो जाओ, खेल खत्म करो और सो जाओ, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। खेल खत्म करो और सो जाओ संयुक्त वाक्य। ठीक से खाना खाओ और तंदुरुस्त रहो, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक से खाना खाओ और तंदुरुस्त रहो संयुक्त वाक्य। बच्चे को एक खिलौना चाहिए था और वह उसे मिल गया, ये भी संयुक्त वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला नंबर सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। 100वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, वह सुबह हुआ और शाम को लौट आया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, दरवाजे पर कोई है, हमें आज विद्यालय जाना है। तो इसमें से मिश्र वाक्य पहचानना है, तो ये सही है। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यह जो है मिश्र वाक्य है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ये क्या है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ये संयुक्त वाक्य है। दरवाजे पर कोई है, संदेहवाचक वाक्य। हमें आज विद्यालय जाना है, सरल वाक्य। हमें आज जो है विद्यालय जाना है, ये क्या है, सरल वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक।